नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर हम हाजिर होते हैं प्रत्येक रविवार एक जाने माने साहित्यकार के साथ और उनके साथ चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो जानी मानी साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो है हल्द्वानी उत्तराखंड से ललिता कापरी जी। ललिता जी हिंदी विषय की शिक्षिका हैं, एक साहित्यकार हैं और कुशल नेटवर्कर भी हैं। मैम जो है अनेक संस्थानों से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे मंचों से जुड़ी हुई हैं। उसके साथ ही मैम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर काव्य पाठ भी कर चुकी हैं और मैम को कई मंचों से जो है इन्हें सम्मान भी मिल चुके हैं। मैम के जो है काव्य संग्रह और कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं और हाल ही में मैम की एक बच्चों पर आधारित एक पुस्तक जो है ख्वाबों का गुब्बारा, वो जो है प्रकाशित हुई है। तो उसके लिए मैम को हार्दिक बधाई और हमारे मंच पर मैम का हार्दिक स्वागत है। ललिता मैम, हम हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम थैंक के यू लिए वेरी कुछ मच। पंक्तियां कहना चाहूंगी कि यकीन नहीं अगर तुझे तो आजमा के देख ले, यकीन नहीं अगर तुझे तो आजमा के देख ले, एक बार तू भी जरा मुस्कुरा के देख ले। जो ना सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुझे, जो भी ना सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुझे। बस एक बार अपना कदम आगे बढ़ा के देख ले, बस एक बार अपना कदम आगे बढ़ा के देख ले। मैम, हमारे मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। मैम, हमारा मंच जो है वो आप साहित्यकारों की वजह से ही है। अगर आप लोग नहीं हैं तो हमारा मंच नहीं है। बिल्कुल मैम, लेकिन साहित्यकारों को भी मंच चाहिए। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे लगता है कि मंच और साहित्यकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अरे मैम, हार्दिक स्वागत है। तो मैम चलिए, अब जो सवालों की कड़ी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सवाल नहीं है, एक साहित्यिक चर्चा है जिसमें हम आपकी साहित्यिक जी यात्रा के बारे में जानेंगे। तो सबसे जी बिल्कुल। पहले व्यूअर्स को आप अपने बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से ये सब शुरू हुआ। आप एक शिक्षिका भी हैं और साहित्यकार कैसे बनी? मैम, अगर मैं बात करूं अपने साहित्यिक सफर की, जी। तो साहित्यकार शब्द तो मुझे ना अभी लगता नहीं है कि मैं ये शब्द मैं खुद के लिए प्रयोग कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं उस जगह पर नहीं पहुंची हूँ जहां पर वास्तव में साहित्यकार होते हैं। लेकिन लिखने का जो शौक था वो बचपन से रहा है। बचपन से मैं लिखती थी, पर इतनी समझ नहीं थी कि ये जो मेरे लिखने का शौक है ये इतना बड़ा मुझे मंच मिल जाएगा, इतना अच्छा रास्ता मुझे मिल जाएगा, ये ऐसा कभी सोचा नहीं था। अ, और कविताएं ही मैंने ज्यादा लिखी हमेशा। कविताएं लिखने का शौक मुझे बचपन से रहा, पढ़ने का शौक मुझे हमेशा बचपन से रहा। तो लिखती थी, लिखते लिखते बस जब कहते हैं ना किसी का एप्रिसिएशन मिलता है, तो वो चीजें हमारे लिए और ज्यादा हमें प्रोत्साहित करती हैं और हमें आगे बढ़ाती हैं। तो बस वो सफर मेरा जारी रहा। शौक था तो लिखते रही। जी। और संपर्क का प्लेटफॉर्म मिला मुझे। मैं जरूर आपको शेयर करना चाहूंगी कि ये मेरा पहला साहित्यिक मंच रहा, जिसने मुझे साहित्यिक यात्रा में, मुझे लगता है कि यहाँ से मेरा सफर एक दिशा, साहित्यिक दिशा में शुरू हुआ। वास्तव में मैं बहुत सीरियस हुई अपने इस काम के प्रति, और जो मुझे लगा कि हाँ, जो मेरे अंदर है मैं उसे कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। तो ये जो सफर मेरा रहा वो संपर्क साहित्य संस्थान के माध्यम से ही आगे बढ़ा। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि हम जो साहित्यकार होते हैं, जो नए लेखक होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जी मंच की ज़रूरत होती है और संपर्क साहित्य संस्थान बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रहा है ऐसे लेखक बिल्कुल। को एक मंच प्रदान करके। इसके लिए मैं संपर्क साहित्य संस्थान को भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैम, बिल्कुल आपको भी
बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको आप इस मंच से जुड़कर जो विश्वास उन लोगों ने दिखाया वो आप उस पर जो है पूरे खरे उतरे। बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास है मैम कि जो सम्मान, जो प्यार, जो विश्वास मुझे वहाँ से मिला है, मैं उसे कई गुना बढ़ाकर उसे रिटर्न करूँ। और तभी मुझे लगता है कि तभी मेरा ये सफ़र वास्तव में पूरा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छे ख्याल जो है रखती हैं, इतने नेक ख्याल रखती हैं। तो इसके साथ ही मैम हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी पहली कविता किस उम्र में लिखी? मैम, सही बात बताऊं तो मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी पहली कविता किस उम्र में लिखी, क्योंकि वो दौर ऐसा होता है ना जब हम लिखते हैं तो हम वो क्या लिख रहे हैं हमें ये भी नहीं पता होता कि हम वो सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। और उस वक्त फैमिली में ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि जो हमें अप्रिशिएट करे उन चीजों के लिए। और हमारा टाइम तो ऐसा था कि हम लिख के छुपाया करते थे, दिखाते भी नहीं थे किसी को कि हमने लिखा है, क्योंकि फैमिली वालों को लगता था कि ये फालतू के कामों में लगे हुए हैं, तो हम उसको कभी दिखाते नहीं थे। लेकिन जो मुझे एहसास हुआ कि हाँ मुझे इसमें लिखना चाहिए, मतलब जो मुझे एक हिम्मत आई, वो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि क्लास 8th में जब मैं पढ़ती थी तो उस दौरान एक छोटा सा स्कूल में फंक्शन था। उस फंक्शन में मुझे कुछ कार्ड्स देने थे अपने टीचर्स को, तो वो मुझे एक पार्ट मिला हुआ था कि मैं उस काम को मैं पूरा करूं। तो उस दिन मैंने सारी रात बैठकर अपने टीचर्स के लिए टाइटल्स लिखे थे और उनके लिए उनके व्यक्तित्व को लेकर कुछ कविताएं मैंने लिखी सारे में, और वो तो मैंने एक बचपने के तौर पर लिख दिया। और अगले दिन मैंने मंच पे जाकर अनाउंस करके उनको वो दिया, तो वो चीज वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन अगले दिन मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया, तो मुझे ना थोड़ा सा डर लगा कि कहीं मुझे डांट ना लगे जो मैंने कल बोला है उसके लिए। तो जब उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुमने खुद लिखा? तो मैंने कहा जी सर। तो बोले सच में आपने खुद लिखा? तो मैंने कहा यस सर, मैंने खुद लिखा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा लिखा है, इस उम्र में कोई इतना नहीं लिख सकता, हर टीचर के व्यक्तित्व को लेकर तुमने बिल्कुल सटीक उसके लिए टाइटल दिया है, तो तुम इसको हमेशा लिखते रहना। तो वो पल मुझे जरूर याद है कि मैंने वहां से अपना लिखना जारी किया। और पहली कविता जो मैंने अपनी संभाल कर रखी, मतलब मुझे लगता था कि ये मेरी सबसे बेस्ट है, जो मुझे याद है, तो वो मेरी कविता है सपनों की ये दुनिया भी क्या क्या रंग दिखलाती है, स्वागत है फीके पड़ जाते हैं जब ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूंगी। सपनों की ये दुनिया भी क्या क्या रंग दिखलाती है, फीके पड़ जाते हैं रंग, कितना दुख पहुंचाती है। जीते नहीं क्यों हम वर्तमान में, क्यों सपनों में खो जाते हैं, टूट जाएं यदि सपने अपने, कितना दुख पहुंचाते हैं। टूटे सपनों का आकार कितना मुश्किल होता है, टूटे सपनों का संसार कितना मुश्किल होता है, फिर भी नए सपने हम सजाते हैं, फिर भी नए सपने हम सजाते हैं। सपनों की ये दुनिया भी क्या क्या रंग दिखलाती है। मैंने ये जो लिखी थी मैंने हमेशा संभाल कर रखी, और इसको मैंने पहली कविता थी जब मैं टाइपिंग सीख रही थी, तो मैंने इसको टाइप करके अपने पास रखा था उस टाइम पे, तो मुझे अभी भी वो याद है। बहुत प्यारी रचना है, बहुत प्यारी आपने कविता लिखी है मैम। और उसके बाद आपने जो लेखन है वो उतना ही उम्दा आपने जारी भी रखा। तो इसके साथ हाँ, फिर हाँ जी बोलिए। ये सफर मेरा यहाँ से चलता गया, फिर मैं लिखती गई अपनी कविताएं, अपनी डायरी में रखती गई, लेकिन इतनी मुझे अकल नहीं थी कि मैं उनको संभाल कर रखूं, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको संभाल कर मैं रखूं। पर धीरे 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 जैसे समझ आती गई, तो फिर मैंने अपनी चीजों को सहेजना और सजोना शुरू किया कि हाँ ये मेरी अपनी चीजें हैं, ये मेरी अपनी लिखी हुई चीजें हैं। तो वो उम्र होती भी बचपने वाली है, तो इतनी जी शायद हम ये कहेंगे हम इतने सतर्क होते नहीं है कि हमें ये सब संभाल के रखना है, या फिर ये कहें कि हमारी खुद से उम्मीदें भी नहीं होती हैं कि आगे हम इन सबको और बढ़ा करके जो है हाँ जो है सही प्रकाशित कहा कर आपने, सकेंगे कोई या एक एक्सपेक्टेशन बड़े नहीं लेवल होती, पे हम जाएंगे। निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जी,
दरअसल इसमें कहीं न कहीं हमारा एक सामाजिक जो दायरा है वो ऐसा होता है, हमारा जो समाज होता है, उसमें लगता है कि हम्म लेखक जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर पाते वो लेखक बन गए, या कोई हम्म, पीड़ा में है तो लेखक बन गया। तो शायद हाँ, एक अच्छा नज़रिया जो है वो मेरे हिसाब से नहीं हो। लोगों का नहीं होता है, हाँ, नहीं होता है। जज हाँ, करते हैं, अगर और आपने कोई दुःख पीड़ा पर लिख दिया है तो शायद ये हाँ, आपकी ज़िंदगी की इसको पूरी बहुत दर्द कहानी। होगा, उसको, हाँ, उनको ये बहुत दर्द लगता है। होगा। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा मैम और आपके साथ भी हुआ है क्या? मैम, हुआ तो है, हाँ। क्योंकि इसीलिए मैं चीजों को नहीं दिखाती हूँ। और आपको मैं रियलिटी बताऊं कि मैं कल्पनाओं में कम लिखती हूँ, मतलब जी, कि काल्पनिक मैं कम लिखती हूँ। जी, वास्तविकताएं ज्यादा मेरी कविताओं में टच करती हैं। जी। तो बहुत जल्दी ही लोग समझ जाते हैं कि ये वो, और उसमें फिर कुछ चीजें चलो थोड़ी बहुत मेरी अपनी हैं, और कुछ कल्पनाएं भी होती, तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं बिल्कुल, सोसाइटी से। तो इसीलिए फिर हम उसको थोड़ा सा अपने तक रखना ज्यादा बेहतर समझते हैं कि नहीं, क्योंकि वो हमारा कुछ सेकंड का भाव होता है। मान लीजिए, चाहे दुख है, चाहे सुख है, किसी भी भाव से हम लिख रहे हैं ना, तो वो भाव हमारा कुछ पल का होता है। अगर हमें अंदर से कुछ दुख भी है, तो कुछ भाव कुछ पल का होता है, और उस पल में हम लिखते हैं। लेकिन अगले पल वो भाव हमारा समाप्त हो जाता बिल्कुल। है ना, क्योंकि वो कुछ ही देर का होता है। पर लोग उसको फिर थोड़ा सा बहुत उसमें ले लेते हैं। तो कनेक्ट कर लेते हैं। हमने तो अपने लेकिन मन की बातें हल्की करके लेकिन एक और चीज़ है मैम, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि शायद लेखक वही बनते हैं जो संवेदनशील होते हैं, और जो एक शील होता अच्छा लेखक जो होता है वो वही होता है जो ऐसा लिखे कि हर व्यक्ति उससे खुद को कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट कर पाए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि इसको मैं अपनी स्त्रियों की एक विडंबना कह सकूं कि स्त्रियों के साथ ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि अगर कोई पुरुष लिखता है प्रेम पर, पीड़ा पर, तो वो फेमस हो जाता है। लेकिन अगर हम्म स्त्री अगर लिखती है तो मुझे लगता है वो जज होती है। फेमस। हाँ, सही, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल, स्त्री लिखती है, तो वो उसको जज किया जाता है, उसे थोड़ा सा अलग नजरों से देखा जाता है। और पुरुष जब लिखता है, तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल। ये लेकिन आपने बहुत सही ये बात कही है। हमारी ज़रूरी नहीं है, निजी अनुभव है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक लेखक जिन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी भावनाएँ भी हमें बहुत अंदर तक संवेदनशील बना देती हैं, हमें अंदर तक जी, छूती हैं, और कहीं न कहीं जी, उनका दुःख पीड़ा हमारी आँखों में आँसू ले आता है, और तब बिल्कुल, कागज़ पर उस दर्द को उतार पाते उनको हैं। ये उतार, ज़रूरी नहीं है कि हम खुद उससे कहीं न हाँ, कहीं रूबरू हैं। तो हाँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को सुनते हैं, और उस वक्त हमारे मन में कोई भाव आता है, जी, और उस भाव को भी हम ये महसूस करते हैं कि अगर ये चीज हमारे साथ होती तो कैसा होता। तो कभी कभी हम खुद को कनेक्ट करते हैं वहां पे, और खुद को कनेक्ट करते हुए भी चीजें लिखते हैं। तो वो जरूरी नहीं होता कि वो इंसिडेंस हमारे साथ हुआ हो, या वो चीजें हमारे साथ हुई हो, तो तब हमने लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है। और कभी कभी ये भी होता है कि हम कुछ ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि हम कुछ चाहते हैं, या हम कुछ कल्पनाएं करते हैं, कोई जीवन की हम कल्पना करते हैं, तो तब भी में कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कल्पनाएं हम कर रहे हैं वो हमारी वास्तविक जीवन से कहीं कनेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। बिल्कुल। वो केवल हमारे मन का भाव होता है, जिसको हम अपने पन्ने पर उकेरते हैं, जी। और हमारा मन हल्का हो जाता है, बिल्कुल, बस। बिल्कुल। ये बहुत ही आपने बहुत अच्छी बात कही है, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है ऐसे मन की बातें शेयर करके। और जी, बिल्कुल। ये हर एक लेखक का दर्द है, कहीं न कहीं, और हाँ। लेखिकाओं का दर्द ज़्यादा है। हम्म अब एक और सवाल है जो मैं हर जो भी साहित्यकार हमारे यहाँ इस मंच पर आते हैं, तो जैसे कि आप एक पेशे से एक शिक्षिका हैं, और हम्म शिक्षिका होना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत टाइम, नहीं। बहुत एनर्जी, ऊर्जा भी चाहिए, हम्म समय भी चाहिए। आप मतलब वहाँ पर लगभग पूरे खत्म हो चुके होते हैं, और जी, उसके बाद आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन इस सब बिल्कुल। के बावजूद आपने लेखन को कैसे जारी रखा? मतलब आप किस तरह से ये सब मेंटेन कर पाती हैं?
अब मैं आपको इसका जवाब अगर दूं कि मैं ये मानती हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि जिस चीज का हमें शौक होता है उसके लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल। वो खुद ब खुद होने लगता है। आप किसी को भी देख लीजिए, ये लेखन ही नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर किसी के अंदर कोई हॉबी है, उसके प्रति उसका पैशन है, तो उसके लिए वो समय निकालता नहीं है, बल्कि वो निकल जाता है खुद ब खुद। बिल्कुल। उस वो टाइम बना लेता है। और वास्तव में मेरे पास बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पास बिल्कुल लिखने का समय नहीं होता था। और लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं कि क्योंकि हम गृहिणियां भी हैं, पारिवारिक जिंदगी भी है, तो मेरा जो दिमाग में जब तक कुछ चीजें अगर आने लगे हैं, जब तक मैं उनको लिखूं नहीं, तो मुझे थोड़ी बेचैनी सी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी आदत में ये था कि जब मुझे जो लाइन याद आ रही है या जो भाव मेरे मन में उस वक्त आ रहा है, उसको मैं तुरंत उसी समय कागज पर उसी समय लिख देती थी। बिल्कुल। तो मैंने कभी स्पेशल टाइम निकाल के, जैसे कि 1 घंटा निकालना है या आधा घंटा निकालना है, ऐसे कभी आज तक मैंने लिखा नहीं। जी। मैं रोटी बना रही हूँ तो मुझे कुछ याद आ गया तो मैं जल्दी अपनी डायरी खोल के उसमें लिखूंगी। इवन कभी रात में मुझे कुछ विचार याद आ रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे मन में कोई बात है और मुझे नींद नहीं आ रही, तो पहले मैं उसको लिखूंगी। तो इसी तरह से मेरा ये साहित्यिक सफर चलता है। मतलब कोई स्पेशल टाइम नहीं है इसके लिए। रिसेंटली अभी मैंने एक कविता कुछ समय पहले लिखी थी, तो उस टाइम पे मैं अपनी बोर्ड की कॉपियां चेक कर रही थी, इवैल्यूएशन में ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो कॉपियां चेक करते हुए मुझे उन कॉपियों को देखकर कुछ लाइनें याद आ गई, तो मैंने वो इंसिडेंट वहीं पे लिख लिया। और जब मैं उसको दोबारा पढ़ा मैंने, तो वास्तव में मुझे लगा कि मैंने इतना अच्छा लिख दिया। तो उसको फिर सभी ने अप्रिशिएट भी किया उसके बाद। तो इस तरह से ही मेरा साहित्यिक सफर चलता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं हम सो नहीं पाते हैं अगर जब तक हम लिखे ना। कई बार देर रात बिल्कुल। तक ऐसा हमारे साथ ज़रूर होता है कि हम जो हैं जब तक लिख ना लें तब तक हमारे अंदर बेचैनी रहेगी। कभी कभी हम रही। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं नींद में होती हूँ बहुत ज़्यादा, और उस समय ऐसा लगता है कि शायद गहरी नींद में नहीं सो पा रही हूँ या कुछ ना कुछ बेचैनी है। हाँ, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। हाँ बिल्कुल। और जब तक उसे लिख नहीं लेंगे हम, तब तक कहीं ना कहीं हमें अंदर से चैन नहीं आएगा। तो नहीं आएगा। मैं एक सरल शब्दों में ये कहती हूँ कि आ, ऐसा होता है कि जैसे भूख लगती है लोगों को नॉर्मल, कि उन्हें खाना चाहिए, ऐसा हम लेखकों के साथ है कि अब हमें लिखना है, बिल्कुल। भूख लगी अब हमें लिखना है। और जब हम लिख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। एक बार मेरे बिल्कुल। ये इंसिडेंट हुआ था, मैं एग्ज़ाम हॉल में ड्यूटी दे रही थी, तो मैंने एक लड़के को देखा जिसकी टी शर्ट पर पीछे एक छेद था, और उसकी शायद जो भी मदर ने या किसी ने उसको सुई से टाका हुआ था। मैं उसको बहुत ध्यान से देखती रही और बहुत देर तक, तो मेरा ना मन बहुत अंदर से एकदम कहें कि द्रवित हो उठा, और ये पंक्तियां मेरे दिमाग में घूमती रहीं कि महंगी कार और बाइक चलाने वाले लड़कों के बीच, महंगी कार और बाइक चलाने वाले लड़कों के बीच फटे हुए जूतों से जाने कैसे वो चल पाता होगा। महंगी कार और बाइक चलाने वाले लड़कों के बीच फटे हुए जूतों से जाने वो कैसे चल पाता होगा। और टी शर्ट के छेद को सुई से टाक कर ठीक करने वाला लड़का, टी शर्ट के छेद को सुई से टाक कर ठीक करने वाला लड़का ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लड़कों में कैसे अपना वजूद बचाता होगा, कैसे अपना वजूद बचाता होगा। तो ये एक दर्द आपने अंदर से निकला, और शायद मैं सच कहूँ तो मेरी आंखें भर आई थी वो देख के ना, क्योंकि मैं बहुत गहरा सोच गई और नहीं लिखती तो रह जाता कुछ अंदर। हाँ, फिर वो मन में बात होती है तो वो हमें बहुत ज्यादा बेचैन करती है। बेचैन कर देती है। तो जी बिल्कुल। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैम, जी। इसमें आपके परिवार का कितना सहयोग रहा? अगर मैं साहित्यिक सफर में की बात कहूँ तो मैम ये कहें कि परिवार ने कभी बहुत ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं किया,
लेकिन ऐसा कोई स्पेशल सहयोग भी नहीं रहा कि नहीं तुम्हें इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहली ही बार में बता चुकी हूँ कि हमने लिखकर हमेशा छुपाया है। छुपाया है, और असलियों को छुपाना आपको मैं पड़ता है। बिल्कुल, और मैं आपको बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी पहली किताब निकाली, पहचान, मेरा पहला काव्य संग्रह रहा, जो कि संपर्क साहित्य संस्थान के सहयोग से ही निकला, उनके प्रोत्साहन से ही निकला और उस मार्गदर्शन से ही निकला। जी। तो वो किताब की मैंने पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया, किताब निकल गई। मैंने किसी से डिस्कशन नहीं किया अपनी फैमिली में कि मैं किताब निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे ये कहा जाएगा कि तू क्यों फिजूल खर्चा कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों। फिर यहाँ पे मेरे को हमेशा ये था कि क्योंकि जैसे मैं अपने भाई से भी डिस्कस करती थी, थोड़ा सा भाई को अपने उस विषय में बताया था, तो वो भी मुझसे सवाल जवाब करता था कि कितने पैसे लग रहे हैं, क्या लग रहा है, इससे तुझे क्या फायदा होगा। तो हम तो मैं मतलब मुझे लगता है कि साहित्यकार कभी फायदे की नहीं सोचता, हम सिर्फ लिखना, हम सोचते कि हम लिखें और उसको लोग पढ़ें, बस उससे हमें क्या मिल रहा है वो नहीं पता, लेकिन एक मन को आत्मसंतुष्टि मिलती है कि कोई हमारी किताबों को पढ़ रहा है, कोई हमारी लिखी हुई चीजों को पढ़ रहा है। और मुझे ये लगता है कि किताबें एक ऐसी चीज है कि आज उसको कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये हमारे बाद रहेंगी इस दुनिया में, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आने वाली जनरेशन्स इसको पढ़ेंगी, अगली पीढ़ियां इनको पढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम आज का बेनिफिट अगर एक स्वार्थ के तहत में आकर हम लिखें तो शायद हम उसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे, और 100 बार सोचेंगे लिखने से पहले, और 100 बार सोचेंगे किताब छापने से पहले। तो मुझे लगता है कि वो कोई भी साहित्यकार शायद अगर उसकी बुक पब्लिश नहीं हो पाती है या उसको नहीं कर पाता है, तो वो शायद यही सब कुछ सोच कर रह जाता है। तो मुझे ये लगता है कि किताबें छपनी चाहिए, और किताबें छपनी चाहिए, और लोगों ने उसे पढ़ना चाहिए। उसकी वैल्यू ही तब होगी जब हम उसको वैल्यू करेंगे। अगर हम ही सोच लेंगे कि उससे हमें क्या मिलने वाला है, तो शायद हम कभी भी उसको पब्लिश नहीं करा पाएंगे। तो बस मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इससे क्या मिलेगा या मुझे कितना बेनिफिट होगा, मैंने ये सोचा कि अपने साल भर की कमाई का अगर छोटा सा हिस्सा मैं अपनी एक किताब पब्लिश करने में लगा दूं, और मुझे कुछ मत मिले, बस वो पब्लिश हो जाए और 2-4 लोग भी उसको पढ़ लें, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और एक आम भाषा में ये कहा भी जाता है, एक तो आप शिक्षिका हो, ऊपर से साहित्यकार हो, तो हमारे समाज में साहित्यकार और शिक्षक दोनों ही गरीब रहते हैं, तो हम फायदे का सोच नहीं सकते। नहीं पाते हैं, हाँ। फायदे का नहीं सोच पाते हैं। बिल्कुल, शिक्षक लेकिन और मुझे अब ऐसा साहित्यकार। लगता है, मुझे अब ऐसा लगता है कि हमें इस सोच से ऊपर उठना है, और उठना चाहिए, इस सोच से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि हर चीज काम को करने के अपने तरीके होते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिवली करें और एक विजन के साथ करें, तो मुझे नहीं लगता कि कभी साहित्यकार गरीब रह पाएगा, और कभी शिक्षक गरीब रह पाएगा, क्योंकि अब वो समय चला गया है। वो समय और था जब साहित्यकार और शिक्षक गरीब होते थे। मुझे ये लगता है कि अगर आप प्लानिंग से काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, और थोड़ा सा एक दिशा में काम करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन खोने के डर से हम पहले ही अगर अपने पैर पीछे खींच लें, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। तो इसके साथ ही अब अगला प्रश्न आपकी किताब को लेकर है कि पहचान जो है आपकी, पहला आपका काव्य संग्रह है, तो इसके जी बारे में क्या है ये, और इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ बताना चाहें। जी बिल्कुल। मैम, पहचान मेरा पहला काव्य संग्रह है, और 71 कविताएं हैं इस काव्य संग्रह में। और मैं अगर बात करूं तो मात्र 3 महीने के अंदर मैंने इस बुक को पब्लिश किया, यानी कि अक्टूबर का महीना था जब ये विचार मेरे मन में आया, अक्टूबर 2022 था। उस वक्त मैं टोटली अपने स्कूल वाले जो लाइफ था उससे थोड़ा सा मैं फ्री थी, क्योंकि उस वक्त मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, और मैंने ब्रेक लिया हुआ था स्कूल से, और एक डिसाइड किया था कि कुछ टाइम मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी।
और उस रेस्ट करने के दौरान मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं कैसे, मुझे कुछ करना है, कुछ और बेहतर करना है। तो वो लिखने वाला जो टाइम था वो थोड़ा तेज हो गया था उस टाइम, क्योंकि मेरे पास मैं बेड रेस्ट पे थी, तो मैं लिखने के अलावा मेरे पास और कोई काम उस समय था नहीं। तो मैं पढ़ना और लिखना, यही दो काम उस वक्त कर रही थी। तो ऐसे ही मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी जो मुझे इस फील्ड में जिसने आकर पहुंचाया, यानी कि संपर्क साहित्य संस्थान आज जो मुझे मिला, वो दया भट्ट जी हैं खटीमा की, जिन्हें मैं दीदी कहती हूँ। और उनके माध्यम से संपर्क से मेरा जुड़ाव हुआ। अगस्त के महीने में मैं संपर्क से जुड़ी, पिछले साल 2022 में। और मैंने ये चीज जो मुझे मिली, और उसके पहले बहुत सारी संस्थाएं अप्रोच करती थी, लेकिन ना मैंने कभी उनको ध्यान नहीं दिया उस तरफ, क्योंकि मुझे लगता था कि ये शायद यहाँ केवल टाइम वेस्ट होता है। जो चीज हमारी ग्रोथ होनी है वो हमारी हो नहीं पाएगी। और इतना समय भी नहीं था, प्राइवेट स्कूल में हम हैं, तो आप जानते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है इन सब चीजों के लिए। तो मुझे लगता था कि जब हमें समय नहीं है तो केवल जुड़ के हम क्या करेंगे। तो ये एक भाव भी था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा फ्री थी तो संपर्क से मेरा जुड़ाव हुआ दया जी के माध्यम से। वहां पर एक पॉजिटिव चीज मुझे जो मिली संपर्क में, वो एक चीज मिली कि वहां पर रोक टोक नहीं थी बहुत ज्यादा, कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ये क्यों लिखा। आप लिख कर डाल देते थे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी संपर्क के ग्रुप की, वो ये कि जो हर महीने कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमें मिलते हैं, ओकेजनली हमें कुछ टॉपिक्स दिए जाते थे। और उनका सबसे बड़ी बात, न्यूज़पेपर में छपना, इसने हमको बहुत प्रोत्साहित किया इस चीज ने। क्योंकि संस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हर कोई ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर हर कोई नहीं पब्लिश कर पाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि हर किसी को अप्रिशिएट किया जा रहा था, हर किसी को चांस मिल रहा था कि उसकी कविताएं कहीं छप रही है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। न्यूज़पेपर में जिसने कभी कहीं अपनी डायरी से बाहर नहीं कविताएं दी, और एक कविता किसी न्यूज़पेपर में छप जाना उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो इन चीजों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो सफर मेरा था, लिखते 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 2-3 महीने हुए थे। तो मैं जरूर बताना चाहूंगी अनिल सर, आदरणीय अनिल लड्डा जी, जिन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छा लिखती हैं, तो किताब पर विचार करिए। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, तो मेरे दिमाग में ना ये बात क्लिक हो गई कि जब उन्होंने ये बात बोली, फिर मैंने ज्यादा कुछ हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, पर मैंने दिमाग लगाया कि मैं सोच सकती हूँ इस बारे में। तो 2-3 दिन बाद, कुछ दिनों बाद, मैं जब वो बात मेरे दिमाग में चल रही थी उनकी, तो फिर मैंने पूछा कि सर मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप लिखिए, और जब आपकी 100 कविताएं हो जाएंगी तो आप फिर मुझे बताना, ऐसे उन्होंने बोला। तो मेरा ना थोड़ा सा उस समय से जुनून जाग गया। तो मैंने मात्र 1 महीने के अंदर अपनी 100 कविताएं पूरी करी थी। अक्टूबर से लिखना शुरू किया और नवंबर में मेरी 100 कविताएं पूरी हुई। तो उसमें से 71 कविताएं मैंने अपनी, जब मैंने उनको भेजी, पीडीएफ भेजी, तो वो चौंक गए। उन्होंने बोला कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था और आपने इसको कर भी दिया। मैंने कहा मुझे तो ये करना था, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रहा था। तो मुझे एक रास्ता मिला, और सबसे बड़ी बात कि उसमें सहयोग भी मिला कि ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ये सही है, ये गलत है। ये बताने वाला हर कोई नहीं होता आज के समय में। तो मुझे लगता है कि कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना अनिल सर सभी के लिए करते हैं, और जितना वो सभी को अप्रिशिएट करते हैं, इतना समय वो अपने इस परिवार को देते हैं, संपर्क परिवार को देते हैं। तो इतना कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, इतना कोई अपने लिए पेन नहीं लेता है। तो बस मुझे लगा कि जब एक कोई व्यक्ति विश्वास दिखा रहा है तो मैं उसको कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। तो मैम मेरा वो काम हो गया, और दिसंबर तक मेरी बुक पूरी हुई, और 8 जनवरी को पहला उसका जब
8 जनवरी को जो प्रोग्राम था संपर्क का, उसमें उसका विमोचन हुआ 8 जनवरी 2023 को। तो ये मेरा पहचान का सफर रहा और इसीलिए मैंने उस किताब का नाम भी पहचान रखा कि ये मेरी पहली किताब है और यहाँ से मेरा साहित्यिक सफर वास्तव में अगर कहा जाए एक कवयित्री के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में शुरू हुआ, जबकि मेरी एक किताब पब्लिश हुई। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा सफ़र रहा। इसके साथ ही अब हम आपकी दूसरी किताब जो कि ख्वाबों का गुब्बारा, जी, इस पर आना चाहेंगे। इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है इस बुक में, किन बच्चों पर आधारित जो भी चीज़ें हैं वो आप बताइए। जी, बिल्कुल मैम। मैम ये किताब के पीछे भी मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी मैंने क्लास में, क्योंकि 13 साल मुझे टीचिंग प्रोफ़ेशन में हो गए, लगभग 13-14 साल मेरे को टीचिंग प्रोफ़ेशन में हो गए हैं। तो मैं जभी भी बच्चों को पढ़ाया करती थी और उनको कभी-कभी कुछ-कुछ हम एक्टिविटीज़ दिया करते थे करने के लिए। तो उस टाइम बच्चे लिखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनको प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। ये बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं, जी। इनको प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। इन्होंने कुछ तो होना चाहिए, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि हम कैसे कर सकते हैं। जब मेरी अपनी पहचान छपी, तो उसके बाद मेरे दिमाग में हर रोज़ ये चलता था कि मैंने इस उम्र में आके, अगर लगा लीजिए कि 39 की उम्र में आके एक किताब अपनी पब्लिश की है और अगर मैं इन बच्चों को एप्रिशिएट करूं और इन बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊं, तो हो सकता है कि 18 साल की उम्र में अपनी एक किताब पब्लिश करें। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मैंने जो इतना समय अपना गवाया है, हो सकता है ये उतने उम्र में ये कितना कुछ कर लेंगे। हमने इतना समय केवल सोचने विचारने में निकाल दिया, केवल इसलिए निकल गया कि कोई हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई हमें एप्रिसिएशन नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं था, तो हमारा वो सारा समय ऐसे ही चला गया। नहीं तो शायद आज तक हम कितनी ही किताबें लिख चुके होते, मुझे ये लगता है। तो बस वो एक विचार मेरे दिमाग में रोज क्लिक करता था, रोज मैं उसको सोचती थी कि मैं कैसे करूं, मुझे करना है। तो और कई बार हिम्मत करके मैं सोचती थी कि मैं सर को पूछूं कि सर, तो मैं मतलब मुझे लगता था कि अभी तो मेरी एक किताब निकली है, पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे, परमिशन देंगे भी कि नहीं देंगे, ये भी मैं सोचती थी। लेकिन फाइनली एक दिन मैंने फिर अपना विचार सर के सामने रख दिया कि सर मुझे बच्चों के लिए, क्योंकि उस दौरान मैंने स्कूल में एक काव्य सम्मेलन कराया, तो बच्चों ने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बच्चों का वेस्ट नहीं होना चाहिए टैलेंट, क्योंकि स्कूल में हम उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे नहीं पाते, वो आया और गया इसी में चला जाता है। मुझे लगा कि इसको करना है, तो मैंने सर से पूछा, सर ने कहा आप तैयारी करो और संपर्क के बाकी सदस्यों से भी मैंने इस विषय में परमिशन ली, तो सभी ने सहमति जताई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया। रेणु जी ने मुझे प्रोत्साहित किया, नीतू तातेड़ जी ने प्रोत्साहित किया, योग्यता मैडम ने मुझे प्रोत्साहित किया। तो सभी लोगों ने जब अपनी सहमति जताई, तो मुझे हिम्मत आई कि हाँ, मुझे करना है। तो इसको मैंने फिर जून के महीने में, हमारी छुट्टियां जब चलती हैं, तो उस टाइम पे शुरू किया। और उस टाइम पे ये भी रहा कि सब लोगों ने ये भी बोला कि जून की छुट्टियां हैं तो कौन अपनी कविताएं भेजेगा, कौन कैसे देगा, हम कैसे लोगों तक पहुंचेंगे। तो फिर मैंने जो किया कि एक अपना एक मैसेज बनाया और जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में नियर बाई स्कूल्स थे, उनके जो भी टीचर्स थे या मैनेजमेंट जो भी मेरे संपर्क में था, मैंने एक मैसेज सभी को फॉरवर्ड किया। और मैं भाग्यशाली रही कि सभी ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और धीरे 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 करके पूरे जून के महीने में मेरे पास बच्चों की कविताएं इकट्ठी होने लगी और सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करी। तो लगभग 200 कविताएं मेरे पास उस वक्त जून से लेकर जुलाई के महीने तक, ये दो महीने मेरे पास कविताएं आई। उसमें से मैंने 61 कविताएं हमने सेलेक्ट करी जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी, और इन 61 कविताओं का काव्य संग्रह मैंने तैयार किया। और जो ये सितंबर के महीने में मैम इसकी ओपनिंग हो गई। तो ये बस ये सफर रहा, बस एक विचार था। किताब तो ये मेरी नहीं, बच्चों की है। मुझे लगता है कि ये मेरा सिर्फ एक विचार था, सहयोग संपर्क संस्थान ने किया और लेखन का काम बच्चों ने किया।
तो मैंने केवल सोचा इस विषय में, इस पुस्तक पर के लिए आपको ये बहुत-बहुत सबने मिलजुल के किया तो पूरा हो गया। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएँ और बहुत ही अच्छा आपने काम किया बच्चों को प्रोत्साहित करना जी। कि ताकि वो आगे जो है उनकी जो छुपी हुई प्रतिभा है वो आगे आ सके। जी, तो आज मैं आपको बताऊँ, आज ही मेरी बच्चों से बात हुई क्योंकि अभी 3 तारीख हम उसका विमोचन करके आए, तो कल मैं सुबह पहुँची घर 5 बजे, और उसके बाद आज मैंने दिन भर बच्चों से बात करी, तो बच्चे इतने खुश हैं, इतने ज़्यादा उनको इतनी क्यूरियोसिटी है उस बुक के लिए कि मुझे कल ही उनको सभी बच्चों को बुक डिलीवर करनी है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरा काम सफल हो गया, क्योंकि बच्चे अगर इतने खुश हैं, और इवन लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जिन्होंने किताबें पढ़ी। इसमें हमने पुरस्कार भी रखे हैं जो कि अभी देने बाकी हैं बच्चों को। सर्टिफिकेट्स हम बच्चों को देंगे जो मुख्य 5 कविताएँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट 5 कविताएँ हैं, और टॉप 10 जो हमारी कविताएँ हैं, उन बच्चों के लिए हमने सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, तो उनको हम देंगे। अभी हमारी किताबें गई हैं कुछ साहित्यकारों के पास जो कि उसमें परिणाम घोषित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम काम करके अपने साहित्य को भी बचा सकते हैं, और अपने साहित्य का प्रचार अगली पीढ़ी तक भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम जो कर रहे हैं ना, वो अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो यहीं खत्म हो जाएगा। जी, बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि अगली जनरेशन उसके लिए कुछ तो विचार करे, कुछ उसके लिए प्रोत्साहित हो, और कुछ आगे बढ़े, जी, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी आपकी सोच है और बहुत नेक सोच है मैम, और मैं बिल्कुल आपने जिस विचार के साथ और जिस उद्देश्य के साथ इस संकल्प को लिया है, ये जो काम आपने आगे बढ़ाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये संकल्प ज़रूर पूरा हो, और बिल्कुल आप बस मैम, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रोत्साहन, और आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों को देख देख कर हम भी सीख रहे हैं, और हम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो मैम, इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है मेरा, वो इसी साहित्यिक यात्रा से संबंधित है कि इस साहित्यिक यात्रा में आपने किन चुनौतियों का सामना किया? ऐसी कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आई, परेशानियाँ आई? मैम, अगर मैं साहित्यिक यात्रा की बात कहूँ तो चुनौतियाँ ऐसी मेरे सामने कोई नहीं आई, क्योंकि मुझे ना, आपको मैं अपने दिल की अगर बात कहूँ, तो मुझे लगता है कि जब काम सफल हो जाता है तो जो कुछ कष्ट जीवन में उसको लेकर आए होते हैं ना, तो वो याद नहीं रहते, कि क्योंकि उस वक्त सिर्फ हमें खुशी वो दिख रही होती है जो काम पूरा हो गया होता है। तो ऐसा विशेष कोई ऐसी चुनौती जिसको मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे इसे करना है, तो मैंने इसको किया। और फाइनेंशियली लोगों को बहुत बार सामना करना पड़ता है परेशानियों का, तो उसके लिए भी मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तो मुझे इस चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। अगर चुनौती आती तो फैमिली से ही थोड़ा बहुत आती कि ये नहीं करना है, क्योंकि महिलाओं के साथ सिर्फ एक ही चुनौती होती है कि वो फैमिली ऑब्जेक्शन करती है किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं अपने आप में सक्षम हूँ, अपने काम के निर्णय मैं खुद लेती हूँ। मुझे लगता है कि अपने कामों के लिए मैं जो चीज़ मुझे करनी है, जो विचार मेरे दिमाग में आता है, उसके लिए मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं उसके लिए उन लोगों से बात करूँ जो उस काम में सफल हैं। तो मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी चुनौती जिसे कहेंगे, ऐसा कोई मुझे सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करती। मेरी अपनी आदत में है कि अपने अंदर जो मेरी चीज़ें होती हैं, जो चल रहा होता है, मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करती किसी के साथ। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ उस बात को डिस्कस करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, ये समझ सकता है, या यहाँ से मुझे कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा, या मुझे रास्ता मिलेगा कि मुझे कैसे करना है। तो वहीं जाकर मैं उन चीज़ों को डिस्कस करती हूँ। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने का ये मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि मुझे ऐसी कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। तो अगला प्रश्न मेरा फिर से यही होगा कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में ऐसा कुछ रहा जो आपसे छूट गया,
जिसका गिल्ट आपको कहीं ना कहीं अंदर रहता है? नहीं मैम, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं रहा इस साहित्यिक यात्रा में जो मुझसे छूट गया, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सोच और विचार कर जो चीजें करी, क्योंकि अभी तो करने को बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो हमने कुछ भी अभी तो हम एक कदम भी नहीं चले हैं पूरी तरह से। जी। तो अभी तक मुझे ये नहीं लगता कि कुछ ऐसा छूटा है कि जो मैं नहीं कर पाई हूँ। मुझे ये लगता है कि अभी तो मैंने इसकी शुरुआत करी है और करने को भी बहुत कुछ है, और इसे मुझे करना है और आगे इसमें बढ़ना है, और कहाँ तक जाना है मुझे खुद भी नहीं मालूम। लेकिन अभी ये जो है ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। ऐसा मैंने कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं किया है, सिर्फ एक अभी बुक पब्लिश हुई है। ऐसा कोई बहुत बड़ा मैंने काम नहीं किया है अभी। लेकिन आप लोगों ने, आप लोगों के प्रोत्साहन ने और आप लोगों के सहयोग ने इसे इतना बड़ा बना दिया है कि मुझे अपने आप पर कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है। तो इसके लिए मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि एक अच्छा सहयोग, अच्छा साथ, सकारात्मक मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। जी। तो अगली जो है, अब जैसा कि हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूँगी कि एक कोई बहुत प्यारी सी जो आपकी पसंदीदा नज़्म है, कोई भी आपकी कविता है, वो आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। मैम, अगर मैं कहूँ कि गाना गीत तो मैं नहीं गाती हूँ, मुझसे कोई थोड़ा भी सा आपकी सुर कविता, हाँ। में नहीं बात होती है। और जैसा कि माहौल अभी शिक्षक दिवस का चल रहा है, तो मैं ना सिर्फ उसी पर आज कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और बहुत सारे लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, आज की जो समस्याएं हैं अध्यापकों की, कहीं ना कहीं टीचर्स हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो उसी से संबंधित मैं कुछ सुनाना चाहूंगी। आज की जो कविता है, मुझे सिर्फ मैं शिक्षकों को ही समर्पित करना चाहती हूँ, तो जी, उनके लिए कुछ लेकर आई स्वागत हूँ। है, स्वागत है, स्वागत है। जी। कर्तव्य मार्ग पर शिक्षक तुझको हर पल आगे बढ़ना होगा। कर्तव्य मार्ग पर शिक्षक तुझको हर पल आगे बढ़ना होगा। शिक्षक है तू दीपक बनकर प्रतिपल हर क्षण जलना होगा। शिक्षक है तू दीपक बनकर प्रतिपल हर क्षण जलना होगा। ऊंचे महल बनाने हैं, मजबूत दीवारें गढ़नी हैं। ऊंचे महल बनाने हैं, मजबूत दीवारें गढ़नी है। हिला सके न कोई इनको, वो नींव तुझे ही बनना होगा। हिला सके न कोई इनको, वो नींव तुझे ही बनना होगा। बैठ गए जो शीर्ष पदों पर, बैठ गए जो शीर्ष पदों पर लक्ष्य भेदने की खातिर, बैठ गए जो शीर्ष पदों पर लक्ष्य भेदने की खातिर, बाण चला है लक्ष्य भेदने, धनुष तुझे ही बनना होगा। बाण चला है लक्ष्य भेदने, धनुष तुझे ही बनना होगा। शिक्षक है तू दीपक बनकर प्रतिपल हर क्षण जलना होगा। गर्व उन्हें तो होगा खुद पर, गर्व उन्हें तो होगा खुद पर जो बन बैठे कंगूरा। कंगूरा समझते हैं कि जो सबसे ऊंचाई पर जिसको बिठा दिया जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती बहुत ज्यादा, उसको कंगूरा कहा जाता है। गर्व उन्हें तो होगा खुद पर जो बनकर बैठे कंगूरा, उठा सकें वो स्वयं शीश पर, उठा सकें वो स्वयं शीश पर, वो कलश तुझे ही बनना होगा। यानी कि उस कंगूरे के ऊपर भी एक कलश रखा जाता है, महत्व तो उसी कलश का ज्यादा होता है। तो ये कहा गया है कि गर्व उन्हें तो होगा खुद पर जो बनकर बैठे कंगूरा, उठा सकें वो स्वयं शीश पर, वो कलश तुझे ही बनना होगा। सहज नहीं है, सरल नहीं है कंकड़ पत्थर की चट्टानें, सहज नहीं है, सरल नहीं है कंकड़ पत्थर की चट्टानें, भेद इन्हीं को राह बनाए, वो धार तुझी को बनना होगा। भेद इन्हीं को राह बनाए, वो धार तुझी को बनना होगा। शिक्षक है तू दीपक बनकर प्रतिपल हर क्षण जलना होगा। कर्तव्य मार्ग पर शिक्षक तुझको हर पल आगे बढ़ना होगा। बहुत खूब, बहुत
बहुत प्यारी रचना है आपकी, बिल्कुल। और शिक्षकों पर सितंबर जो माह है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों को समर्पित है, और बहुत प्यारी आपने और समसामयिक एकदम रचना आपने लिखी है। तो आप जैसे हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैम हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि साहित्यिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। जी। और आजकल जो दिखने में आता है, जो महसूस होता है कि कहीं न कहीं हम खुद को आगे सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे आस-पास के लोग हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। जी। तो मुझे ये लगता है कि हमें खुद को तो आगे बढ़ाना ही है, जी। क्योंकि हम जब एक प्रेरणा बनेंगे तभी कोई हमें सुनेगा और कोई हमें फॉलो करेगा, या कोई हमें किसी को लगेगा कि हम भी ऐसा करें। तो खुद को तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन खुद को आगे बढ़ाते हुए हमें कभी भी उन लोगों को अवॉइड नहीं करना है जिनके अंदर क्वालिटी है, जो कर सकते हैं, जिनके अंदर हुनर है, उनको आगे लेकर आना है, ताकि हम इस साहित्य का विस्तार करें। मुझे लगता है कि हम भी ना जिंदा तभी रह पाएंगे जब हम इसका विस्तार करेंगे। जी, बिल्कुल। अगर हम इसका विस्तार नहीं करेंगे, सिर्फ मैं वाली भावना अगर हमारे अंदर आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं भी समाप्त हो जाएंगे। हम तो बनकर चलना ही होगा। हम बनकर हमें चलना ही होगा, और चलना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके हमें नई पीढ़ी को जागरूक करना चाहिए इस साहित्य के प्रति, क्योंकि साहित्य एक ऐसा बहुत क्षेत्र है, आवश्यक है। लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो हमारी मानसिकता और ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा विकसित होती है। जी। आजकल बच्चे संकीर्ण हो चुके हैं, कुंठित हो चुके हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण यह भी है कि वो लिखना भूल रहे हैं, वो लिखते नहीं हैं, अपने विचारों को कहीं कागज पर व्यक्त नहीं करते हैं। तो चाहे वो अच्छे विचार हों, चाहे वो बुरे विचार हों, उन्हें हमें कागजों पर व्यक्त करना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि उनके मन में जो भी बुरे ख्याल हैं वो दूर हो सकें, और जो अच्छे ख्याल हैं वो उसको लेकर वो आगे बढ़ सकें। तो ये साहित्यिक सफर हमारा तभी पूरा हो सकता है, और तभी हम कुछ इसमें अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपने बात कही, और बिल्कुल कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को तो होती है तकलीफ, गिरने वालों को तो होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी बहुत शानदार। कहीं ना कहीं गिरेगी, लड़खड़ाएगी, तभी मजबूत बिल्कुल होकर चलना सीखेगी, मजबूत छोटे ही बनेंगे। उन्हें मजबूत बनाएंगी। तो बहुत शानदार रही आपके साथ ये साहित्यिक चर्चा, और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे मंच पर आई और आपने अपने विचार जो हैं हमारे व्यूअर्स के साथ साझा किए। और इस सब बहुत बहुत धन्यवाद मैम। में इतनी बिजी होते हुए भी, आप इतने व्यस्त जीवन में से आपने समय निकाला, और अभी आप एक यात्रा पर से लौटी हैं, फिर भी आपने हमारे मंच पर जो है हमारा निमंत्रण है वो स्वीकार किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि आपको तभी कोई निमंत्रण देता है जब आप में कुछ पाता है, और जब कोई हम में कुछ देख रहा है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और बहुत सरल और सहज भाव से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, तो चाहे कितनी भी व्यस्तताएं क्यों ना हो। आमंत्रण एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आमंत्रण ईश्वर के द्वारा ही हमें मिलता है। क्योंकि आपका मुझे विनम्रता मिलना, है आपकी, आप इतनी अच्छी हैं, और आपके संपर्क का मुझे मिलना, ये सब ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके विचार इतने अच्छे हैं और आप इतनी विनम्र हैं, और हमें सच में बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, अब बहुत बहुत की धन्यवाद। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन घड़ी की टिक टिक भी कुछ कह रही है। तो अब बिल्कुल इस साहित्यिक चर्चा को हमें बिल्कुल अंत की तरफ ले जाना होगा। आशा है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आप सभी जो भी अपने विचार हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगले रविवार तक के लिए हम विदा लेते हैं, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ और उनके साथ चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।